हेलो एवरीबॉडी। राम राम बच्चे। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोनाउन की क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखें बोर्ड पे। कमल वॉज द ओनली एक्टर हु वुड नेवर स्मोक इन हिज मूवीज। कमल वॉज, गुड इवनिंग भाई। कमल वॉज द ओनली एक्टर हु वुड नेवर स्मोक इन हिज मूवीज। राम राम सभी को, गुड इवनिंग भाई। हाँ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसका आंसर बताएं। कमल वॉज द ओनली एक्टर हु वुड नेवर स्मोक इन हिज मूवीज। राम राम बच्चे सचिन, आंसर बताओगे? गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ सही आंसर देखो, एक बच्चे ने बताया सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। आप सीडीएस 1 2000 पेपर का यूट्यूब पर कब डिस्कस करोगे? उससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी। कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, ओके। हाँ कॉमा में नहीं लगाना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हु, और इसका एंटीसेंट हमने लिखा द ओनली एक्टर। यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा विच, और इसका हमने एंटीसेंट लिखा द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एंटीसेंट रिलेटिव प्रोनाउन लिखा whom, और उसका एंटीसेंट लिखा बोथ द बॉयज। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या समझना है कि अगर हम कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें, ठीक है, और उसका एंटीसीडेंट हम किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन को बनाएं जिसको एम्फिसाइज किया जा रहा हो। जैसे हमने एक्टर को एम्फिसाइज करने के लिए देखो द ओनली लिख रखा है। द ओनली का मतलब वही एक्टर, कोई और नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए द सेम लिख रखा है। द सेम का मतलब वही क्वेश्चन, कोई और नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने बॉयज के नंबर को एम्फेसाइज करने के लिए बोथ लिख रखा। बोथ का मतलब दोनों ही। ठीक, तो अगर हम कभी किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिसको हमें एम्फेसाइज करना हो को रेफर करने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन करें यूज, तो हमेशा दैट लिखा करो। मतलब एम्फेसाइज करना हो अगर अपने एंटीसीडेंट को, तो उस कंडीशन में हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया करो। वो एंटीसीडेंट चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे द ओनली लिखा, तो इससे हम जान गए कि भाई हमें इस पर्सन को, एक्टर को एम्फेसाइज करना है। तो एम्फेसाइज करने के लिए हम इसके साथ जो रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे उसमें रिलेटिव नाउन लिखना दैट। यहाँ पे जैसे द सेम लिखा है, इससे पता चल गया। यहाँ पे जैसे बोथ लिखा है, इससे पता चल गया। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका तुम ध्यान रखोगे। देखो मैं बता देता हूँ। कल तो सैटरडे सीजल मेंस का बताएंगे। क्या मेंस का बताएंगे बेटा? राम राम बच्चे। उमेश यादव राम राम। कपिल बेटा क्या पूछ रहे हो? क्या कल मेंस का बताएंगे? हाँ चलो बताएंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज समझना। आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द मैन एंड द कार हु वर सीन इन द पिक्चर। पहले देखो एक चीज समझना। अगर हम किसी नाउन के साथ में ये डिटर्मिनर्स यूज करें, ऑल, नन, बोथ, द फ्यू, द लिटिल, ठीक है, एनी, नथिंग, ठीक, द ओनली, द सेम, और सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज याद है ना, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, ऐसे। तो अगर हम किसी नाउन के साथ में ये यूज करें डिटर्मिनर्स, तो हमेशा उस नाउन की आइडेंटिटी को एम्फिसाइज किया जा रहा होता है। होता क्या है, इनमें से जो ये होते हैं ना डिटर्मिनर्स, ये वाले, ऑल, नन, बोथ, द फ्यू, द लिटिल, एनी, नथिंग, ये नाउन के अमाउंट को या नंबर को एम्फिसाइज करने के लिए होते हैं। द ओनली, द सेम और सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं उसकी आइडेंटिटी को एम्फिसाइज करने के लिए होती हैं। तो अगर मान लो कोई नाउन है, प्रोनाउन है, जिसके साथ में हमने इन वर्ड्स का यूज कर रखा है और उनके लिए हमें रिलेटिव क्लॉज लिखनी है, तो वो रिलेटिव क्लॉज हमेशा डिफाइनिंग होगी और स्ट्रेस्ड होगी, तो उसमें हमेशा दैट का यूज करना है, ठीक है। तो एक्टर के साथ द ओनली लिखा था तो हमने दैट लिख दिया। क्वेश्चन के साथ द सेम लिखा था तो दैट लिख दिया। बॉयज के साथ बोथ लिखा था तो हमने दैट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट बच्चे ने क्या है, मेंस के बैच का। मेंस के बैच का बच्चे, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, तू पिटेगा तब तो सही हो जाएगा टाइम से, समझा? देखो मैं फिर से बता देता हूँ है क्या बच्चा।
पहले तो ये समझना, ऑल, नन, बोथ, द फ्यू, द लिटिल। देखो सबको मीनिंग पता होगा कि ऑल और नन का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अगर हमें टोटल को पॉजिटिव में रेफर करना है तो हम ऑल का यूज करेंगे, नेगेटिव में रेफर करना है तो नन का यूज करेंगे। ठीक है, बोथ है, द फ्यू है, द लिटिल है, इनका मतलब भी ऑल होता है। इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें टोटल नंबर को, टोटल इंडिविजुअल्स को रेफर करना हो। ठीक है, एनी और नथिंग, डिटर्मिनर्स में तुमने पढ़ा ही होगा, एनी इक्विवेलेंट्स, ऑल। तो अगर हम किसी नाउन के साथ में ये डिटर्मिनर्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस नाउन के नंबर को या उसके अमाउंट को स्ट्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में जो उसके साथ रिलेटिव क्लॉज लिखोगे उसमें दैट लिखना। ठीक है, दैट स्ट्रेस करने के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखना। द ओनली है, द सेम है और सुपरलेटिव डिग्रीज है। अगर हम किसी नाउन के साथ इनका यूज करें तो इसका मतलब उस नाउन की आइडेंटिटी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो उस केस में भी उसके लिए जो रिलेटिव क्लॉज लिखोगे उसमें दैट लिखना। तो अगर किसी नाउन के साथ में ये रिलेटिव क्लॉज लिखी हो तो उस मतलब अगर किसी नाउन के साथ ये डिटर्मिनर्स लिखे हो तो उस नाउन को स्ट्रेस किया जा रहा होता है, और स्ट्रेस करने के लिए हमेशा दैट का यूज किया करो। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा द ओनली एक्टर, दैट आ गया। द सेम क्वेश्चन, दैट आ गया। बोथ द बॉयज, दैट आ गया। एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं, उनको समझना। ही इज द रिचेस्ट पर्सन whom, एक मिनट, whom I have ever met। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देखो, they have spent the little money which you gave them। ठीक है, ये फोर क्वेश्चन, ये टू क्वेश्चन इनको देखो। एम्फेटिक प्रोनाउन नंबर सेंटेंस में वर्ब का तुरंत बाद यूज करते हैं। बहुत मारूंगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एम्फेटिक प्रोनाउन तो हमने क्या पढ़े थे? एम्फेटिक प्रोनाउन हमने पढ़ा था हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करें, ठीक है, और उसके लिए हमें रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़े तो उस रिलेटिव क्लॉज में हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या करो। ये एम्फेटिक प्रोनाउन थोड़ी है, ये रिलेटिव क्लॉज है। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना, हमने कहा ही इज द रिचेस्ट पर्सन। रिचेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब कोई दूसरा पर्सन तो इसके जैसा होगा नहीं, एक्सक्लूसिव हो गया। अगर ये पर्सन एक्सक्लूसिव हो गया और हम इसकी इस एक्सक्लूसिविटी को स्ट्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखो, दैट। ठीक है, ये है। अब जैसे हमने लिखा दे हैव स्पेंट द लिटिल मनी। अब ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिटर्मिनर्स में कि द लिटिल है, ठीक है, द फ्यू है, इनका मतलब होता है ऑल दैट इज अवेलेबल। पढ़ा था? तो जो डिटर्मिनर्स में हमने वीडियो दे रखे हैं, फंडामेंटल्स में जो डिटर्मिनर का वीडियो दे रखा है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि द फ्यू, द लिटिल, इनका मतलब भी ऑल होता है। इनका यूज हम टोटल अमाउंट को जो स्पेसिफिक को रेफर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा द लिटिल मनी, तो द लिटिल का मतलब वो पर्टिकुलर मनी जो हमने इसको दी होगी। तो जब हम इसको एक पर्टिकुलर मनी को रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए दैट लिखो। तो जैसे द फ्यू है, द लिटिल है, एनी है, इनका मतलब भी ऑल होता है। तो अगर हम टोटल नंबर या टोटल अमाउंट को कभी स्ट्रेस करने के लिए कोई रिलेटिव नाउन लिखें तो उसके लिए दैट लिखो। सीधी सी बात ये रखनी है याद, स्ट्रेस के लिए दैट का यूज करना है बस। तो एक तो ये वर्ड्स ध्यान रखना है, इनके साथ में अगर रिलेटिव नाउन लिखना है तो दैट लिखना। उसके बाद में एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन और देखना। एक हमने लिखा है यहाँ पर 36 क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो और इसका एक बार आंसर बताने की कोशिश करो। 36 क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। 36 क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। दैट इन प्लेस ऑफ हु। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने हु रिलेटिव नाउन लिखा ना, इसका एंटीसीडेंट है कार। तो हमने पढ़ा कि कार तो नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए तो हु और हुम का यूज नहीं कर सकते। हु और हुम का तो यूज करते हैं हम पर्सन के लिए। तो यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए विच। ठीक है,
लेकिन फिर ध्यान से देखना उस कार को हमने एंड की मदद से जोड़ रखा है मैन के साथ। तो इसका मतलब ये जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसका एंटीसीडेंट केवल कार नहीं है, इसका एंटीसीडेंट मैन भी है। तो मतलब इसके दो एंटीसीडेंट हैं, एक इसका एंटीसीडेंट है मैन और एक इसका एंटीसीडेंट है कार। तो दो एंटीसीडेंट है। अब कार के अकॉर्डिंग तो विच ठीक है, लेकिन मैन के अकॉर्डिंग तो विच गलत हो जाएगा, हु लिखना पड़ेगा। अच्छा, हु और विच दोनों एक साथ लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दैट लिख देंगे। तो अगर कभी ऐसा हो कि हमें किसी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए दो एंटीसीडेंट यूज करने हो, उनमें से एक एंटीसीडेंट ऐसा हो जिसके लिए विच का यूज होता हो और एक ऐसा हो जिसके लिए हु और हुम का यूज होता हो, तो उस कंडीशन में दैट का यूज करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द स्टेडियम इन दैट द मैच विल बी प्लेड हैज 50,000 सीट्स। बेटा सौरभ, ये तुम्हारे क्वेश्चन है ना, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज कल मैं सैटरडे को एक क्लास रख लूंगा, ठीक है, उसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान से सुन लो जो बताया जा रहा है, ठीक है। द स्टेडियम इन दैट द मैच विल बी प्लेड हैज 50,000 सीट्स। हाँ, अब देखो, एक तो इसको सही करने का आंसर ये बच्चे हितेश दत्त ने बता दिया, ठीक है, ये भी एक मेथड हो सकता है सही करने का। और कोई भी बताए। नाउन को डेफिनिट करने के लिए और अदर वर्ड्स यूज किए गए हो तो भी दैट का यूज। बिल्कुल बच्चे, जब भी हमें अपने एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करना हो तो हमेशा रिलेटिव क्लॉज दैट के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना। ये जो वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं, द सेम है, द ओनली है, द फ्यू है, इनके लिखे होने से हमें पता चल जाता है कि हमारा एंटीसीडेंट जो है उसकी आइडेंटिटी को या उसके नंबर को स्ट्रेस किया जा रहा है, तो हम दैट लिख देते हैं। अदरवाइज जब भी तुम्हें अपने एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करना हो, दैट ही का यूज किया करो, ठीक है। अब देखो, एक मैं छोटी सी बात तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो दैट हमने यूज किया ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और द स्टेडियम इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम कभी भी कोई दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ना, तो वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि वो उसको स्ट्रेस करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, वो इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, रिलेटिव प्रोनाउन दैट और एंटीसीडेंट स्टेडियम के बीच में प्रेपोजिशन लिख दी। प्रेपोजिशन इसलिए लिख दी क्योंकि ये जो दैट है ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली ये जो हमने वर्ब लिखे ना, विल बी प्लेड, तो दैट ना तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट इसका मैच है। अच्छा, वो वर्ब पैसिव है, पैसिव में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है वो। तो जो दैट है ना, ये इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ये इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको इनके बाद लिखा, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि दैट हमेशा अपने एंटीसेंट को स्ट्रेस करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके और इसके एंटीसीडेंट के बीच में हम कोई वर्ड नहीं लिख सकते, कोई प्रेपोजिशन भी नहीं लिख सकते। तो अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन कभी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो उसको सही करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि प्रेपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के एंड में लिख दो। जैसे हमारी रिलेटिव क्लॉज है ना, दैट द मैच विल बी प्लेड, तो इसके बाद में लिख दो, द स्टेडियम दैट द मैच विल बी प्लेड इन हैज 50,000 सीट्स। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर प्रेपोजिशन की पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मान लो जैसे हमने ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया, द स्टेडियम इन दैट द मैच विल बी प्लेड हैज 50,000 सीट्स। तो जैसे हमने ये लिख दिया, तो हमने कहा इस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका तो ये है कि ये जो हमारी रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, इन प्रिपोजिशन को उसके एंड में लिख दो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर प्रिपोजिशन की पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते हो, तो दैट का यूज ना करो, विच का या हुम का यूज कर लो, ठीक है। स्टेडियम नॉन लिविंग थिंग है, तो हुम लिख नहीं सकते, तो हमने विच लिख दिया। द स्टेडियम इन विच द मैच विल बी प्लेड हैज 50,000 सीट्स। तो ये ध्यान रखना कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के साथ लिखा जाता है। एंटीसीडेंट और दैट रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में किसी वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। अगर कभी ऐसा हो कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो उस प्रेपोजिशन को या तो रिलेटिव क्लॉज के एंड में लिखना, ठीक है, या फिर दैट की जगह कोई दूसरा प्रोनाउन यूज कर लेना। पर्सन की बात हो रही हो तो हुम लिख देना, और थिंग की बात हो रही हो तो विच लिख देना। डन। अब एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिखता हूं, अपने आप सही करके दिखाना।
द मूवी about that he is talking is my favorite one। चलो ये क्वेश्चन है, इसको सही करो। ये क्वेश्चन है बच्चों और इसे सही करो। द मूवी अबाउट दैट ही इज टॉकिंग इज माई फेवरेट वन। आंसर। अब देखो इसको सही करने के दो तरीके हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे। ये जो हमने लिखा ना अबाउट दैट ही इज टॉकिंग, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। द मूवी इज माई फेवरेट वन, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसेडेंट के साथ लिखा जाता है, उसके बीच में हम कोई वर्ड नहीं लिख सकते। तो ये जो अबाउट है या तो इसको लिखो लास्ट में, लास्ट का मतलब रिलेटिव क्लॉज के लास्ट में, पूरे सेंटेंस के नहीं। तो या तो इसको ऐसे लिखो द मूवी दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज माई फेवरेट वन, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सही करने का? दूसरा तरीका इसको सही करने का ये हो सकता है कि दैट की जगह विच लिख दो, इसको ऐसे लिख दो द मूवी अबाउट विच ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सर रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को बाद की वर्ब से रिलेट करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन विल बी प्लेड वर्ब का तो सब्जेक्ट ही नहीं है। उल्लू हो क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। यहां देखो, ये जो विल बी प्लेड वर्ब है इसका सब्जेक्ट है मैच, पैसिव वर्ब है ना, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। और ऑब्जेक्ट तो मूर्ख राम होता भी नहीं है जब किसी वर्ब को तुम एक्टिव से पैसिव बना। बहुत बद हो भाई तुम लोग, बहुत बद हो, कंपटीशन की तैयारी क्यों करने लग गए? यहां देखो, जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो होता क्या है, उस वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है बच्चे वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी गई है तो उसके साथ केवल सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो उसका होगा ही नहीं। तो जो हमने विल बी प्लेड पैसिव फॉर्म में वर्ब लिखी, इसका सब्जेक्ट मैच है और ऑब्जेक्ट उसके साथ कहां से लाओगे? उल्लू ही होगा था एकदम से। फंडामेंटल्स देख लो जो पढ़ाए गए हैं, ठीक है, और उनका रिवीजन करो अच्छे से, और उनके अच्छे से धीरे धीरे देखते हुए नोट्स बनाओ। चलो ये हो गया क्वेश्चन। 28 पे आ जाओ। ही हैड बॉट अ न्यू टॉय बट समवन स्टोल द सेम yesterday, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, इसका भी एक बार आंसर बताने की कोशिश करो तो तुम लोग। 28 क्वेश्चन का भी बच्चे एक बार आंसर बताने की कोशिश करो तो। हम्म, देखो यहाँ पे समझना, मैं बताता हूँ। ये जो हमने द सेम लिखा है ना, ये स्टोल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये स्टोल वर्ब है और द सेम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हैड बॉट वर्ब है और न्यू टॉय इसका ऑब्जेक्ट है। Done? अभी जो न्यू टॉय हमने ऑब्जेक्ट बना के बॉट वर्ब के साथ लिखा ना, ये सही है क्योंकि न्यू टॉय नाउन है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, द सेम के बारे में अगर तुम लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये डिटर्मिनर होता है। द सेम जो है ये डिटर्मिनर है। अब चूंकि द सेम डिटर्मिनर है तो हम इसे बिना नाउन के तो यूज कर नहीं सकते भाई, डिटर्मिनर बिना नाउन के तो यूज होगा नहीं। तो एक तो मिस्टेक ये है कि हमने डिटर्मिनर लिख रखा है लेकिन उसका नाउन नहीं लिखा। दूसरी मिस्टेक ये है कि जो स्टॉल वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये द सेम बन भी नहीं सकता क्योंकि डिटर्मिनर है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ नाउन लिखेंगे द सेम टॉय, ही हैड बॉट अ न्यू टॉय बट समवन स्टोल द सेम टॉय, तो लिख दो द सेम टॉय तो सही हो जाएगा। अच्छा, टॉय नाउन को दोबारा रिपीट करके नहीं लिखना चाहते हो क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह कोई प्रोनाउन लिख दो। अब हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन इट यूज होता है,
ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो इट लिख दो। तो या तो हम लिखें द सेम टॉय, द सेम डिटर्मिनर है, या तो उसको नाउन के साथ लिखो, ठीक है। हाँ, और नहीं तो लिख दो इट। ये अपना ध्यान रखना, द सेम सब्जेक्ट होता है, ओ सॉरी डिटर्मिनर होता है, हम उसको एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। डन। 29th क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू दैट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। बेटा प्रवीण, कॉमा की स्पेलिंग होती है COMMA, QUMA नहीं होती, समझे। हाँ देखो विक्रम यादव लाइन पे आ गया, एक बार कह दिया कुछ उसको और देखो लाइन पे आ गया, सही आंसर बता रहा है। हाँ अब देखो आंसर तो तुम लोग सही बता रहे हो, बस एक मैं एक क्वेश्चन ना यहाँ पे और लिख देता हूँ, इससे मिलता जुलता थोड़ा सा। द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू द स्टोरी दैट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। ठीक है, ये दो सेंटेंस हमने लिखे, मतलब एक तो पहले से ही लिखा था, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू दैट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। दूसरा हमने लिख दिया, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू द स्टोरी दैट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। ठीक, अब इन्हें ध्यान से देखो, समझना। ये दोनों सेंटेंसेस लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो हमने दैट यूज किया है, ध्यान से देखना, इस टेलिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने दैट यूज किया ना, वो इस टेलिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। असल में टेल डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक ये हिम हो गया और एक उसका दैट हो गया, ठीक है। देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ऐसा समझना, जैसे हमने लिखा मोहन टोल्ड मी द सीक्रेट, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो जो मी है और ये द सीक्रेट है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। हमने क्या पढ़ा, व्हाट और हुम का रिप्लाई जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो मी है ये हुम का रिप्लाई है, हम इसलिए इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। और द सीक्रेट है ये व्हाट का रिप्लाई है, तो इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं जिनके साथ केवल व्हाट का यूज होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ केवल हुम का यूज होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ व्हाट या हुम किसी के भी रिप्लाई का यूज हो सकता है, दोनों का यूज हो जाता है, तो इन्हें हम डाइट्रांसिटिव कहते हैं। तो जो टेल होती है ना, डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये जो दैट है ये इस टेलिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ में कंजंक्शन भी है, तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट भी होगा। अब हम ध्यान से देखें तो इसका एंटीसीडेंट है द स्टोरी, ठीक है। तो वो जो स्टोरी थी वही उसके पिताजी उसे बता रहे थे और वो ध्यान से सुन रहा था। अच्छा यहाँ पे देखें तो ये जो दैट है ये भी कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और वॉज टेलिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यही है, तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ध्यान से देखो इसका एंटीसीडेंट तो हमने लिखा नहीं, बिना एंटीसीडेंट के यूज कर रखा है, तो ये गलत हो गया। तो या तो हम इसका एंटीसीडेंट लिख दें अपने पास से कोई, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू द एडवाइस दैट इज फादर वॉज टेलिंग हिम, द न्यूज दैट इज फादर वॉज टेलिंग हिम, द स्टोरी दैट इज फादर वॉज टेलिंग हिम। और नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे लिख दो व्हाट। अच्छा व्हाट हमने क्यों लिखा, देखो मैं तुम्हें ध्यान दिलाता हूँ। जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे होंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, तो हमने वहां पे ये पढ़ा होगा कि एनीथिंग दैट इक्वल्स whatever और what। तो हमने वहां पे ये पढ़ा होगा कि जो whatever और what होता है ना, ये एक दूसरे के मतलब सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो अगर हमारे पास एंटीसेंड है तब तो हम रिलेटिव नाउन दैट यूज करेंगे, लेकिन अगर एंटीसेंड नहीं हो तो फिर वहां पे व्हाट का यूज करना है या वॉट एवर का यूज करना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू वट एवर हिज फादर वॉज टेलिंग हिम, ठीक है, या वट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। तो अगर हमारे पास एंटीसीडेंट हो, जैसे कि यहाँ पे है द स्टोरी, तो हम दैट लिखेंगे। अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया हो तो हम व्हाट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40th, ये भी इसी टाइप का है। एवरी स्टूडेंट हैज रिवाइज द कॉन्सेप्ट व्हाट द टीचर हैड टॉट। अब देखो यहाँ पे हमने व्हाट लिखा और ये व्हाट जो है ना इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट एंटीसीडेंट हो गया।
तो अगर ये कॉन्सेप्ट एंटीसीडेंट हो गया तब तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड तो होता नहीं है, तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका यूज तब किया जाता है जब एंटीसीडेंट ना दे रखा हो। यहाँ पे तो हमें एंटीसीडेंट दे ही रखा है, तो इस वर्ड को हटाओ और इसकी जगह दैट लिख दो। एवरी स्टूडेंट हैज रिवाइज द कॉन्सेप्ट दैट द टीचर हैड टॉट हिम। तो ये जो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेंशन है, तो हमने दैट लिख दिया। अच्छा, इस दैट का एंटीसीडेंट यहाँ पे मेंशन नहीं था, तो हमने व्हाट लिख दिया। ठीक है, 41st क्वेश्चन का भी आंसर अपने आप बताओ। ये जो 41st क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन 39 में टू किसके लिए है? असल में बेटा ये जो लिसनिंग वर्ब होती है ना, ये इंट्रांसिटिव होती है। ठीक है, तो ये जो टू हम लिख रहे हैं ना, इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है ये व्हाट। ये जो व्हाट है ना, वो इस टू प्रिपरेशन का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो हमने लिखा था मैन डोनेटेड ऑल व्हाट ही हैड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, कि जो भी उसके पास था वो उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। अब अगर हम इस सेंटेंस में ये ऑल ना लिखें तो ये सेंटेंस सही है। द मैन डोनेटेड व्हाट ही हैड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, कि उस आदमी ने उसके पास जो भी था वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। ठीक है, अगर ये ऑल ना लिखा हो तो ठीक, लेकिन ये जो ऑल हमने प्रोनाउन लिख रखा है ना, ये प्रोनाउन इस डोनेटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज के लिए एंटीसीडेंट बन जाएगा। भाई जो ऑल हमने प्रोनाउन यूज किया है इस डोनेटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये एंटीसीडेंट बन जाएगा रिलेटिव क्लॉज के लिए। तो अगर एंटीसीडेंट दे रखा है तो व्हाट का यूज नहीं करना चाहिए, दैट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये ऑल नहीं लिखा होता ठीक है तो वो सही हो जाता है, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है तो वो गलत है। अब एक दो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए और लिख देता हूं, अपने आप आंसर करना। ही बिलीव्ड एवरीथिंग व्हाट दे सेड। ठीक है, दूसरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दूसरा देखो। हम्म, दूसरा, दे विल टेल हिम, दे विल टेल हिम, या छोड़ो एक ही काफी है मेरे हिसाब से तो। एक क्या हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिखा ना सामने, इसी का आंसर बता दो। ही बिलीव्ड एवरीथिंग व्हाट दे सेड। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने लिखा ना एवरीथिंग, ये एवरीथिंग बिलीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद लिखी गई क्लॉज के लिए एंटीसेंट बन जाएगा। अगर ये एंटीसेंट बन जाएगा तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, और हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट तो होता नहीं है, दैट होता है, तो यहाँ पे लिखो दैट, दैट दे सेड। कौन व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है? ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, व्हाट की जगह दैट आ जाएगा। चलो, तो ये ध्यान रखना, अगर एंटीसेंट दे रखा है ठीक है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखना है, अगर एंटीसेंट नहीं दे रखा है तो व्हाट लिखना है। और वो काम की बात ध्यान ये रखनी कि एनीथिंग दैट इक्वल्स व्हाट एवर और व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इन बॉलीवुड देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवी विच हैज सॉन्ग्स।
42nd क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 जो है बच्चों, इसका आंसर बताओ। दैट का एंटीसेंट एवरीथिंग है, बिल्कुल बच्चे, दैट का एंटीसेंट है एवरीथिंग। इन बॉलीवुड देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवी विच हैज सॉन्ग्स। रिमूव ऑलमोस्ट, बिल्कुल बच्चे, अभी रिमूव कर देंगे। ऑल मूवीज हैव सॉन्ग्स, बहुत अच्छी बात है, ऑल मूवीज हैव सॉन्ग्स लिख देते हैं। हरि राम प्रभु दीनदयाल संभारी। अरे भाई क्यों व्हाट्सएप भेज रहे हो? अब देखो, चलो यहाँ पे समझना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक मैंने सेंटेंस लिखा, इट वॉज सो इमोशनल अ मूवी दैट देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट। ठीक है, जैसे हमने ये सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। इट वॉज सो इमोशनल अ मूवी दैट देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट। अब इसको ऐसे समझना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, ठीक है, अगर ये केवल इतना लिखा हो देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट, तो ये सही हो जाएगा। इसका हम मतलब मान लेंगे कि कोई भी नहीं था जो रोया हो, ठीक है, इसका मतलब नो बडी वेप्ट, इसका मतलब सीधा सही हो गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो हमने लिख रखा है इट वॉज सो इमोशनल मूवी। तो जो हमने लिखा ना इट वॉज सो इमोशनल मूवी, तो अगर कोई मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल है तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि लोग उसके साथ में मतलब इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे और उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, रोना वोना शुरू कर देंगे। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। एज पर ग्रामर देयर लाइज नो एरर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सही है। बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट डिस्टर्बिंग है, ये कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर नहीं है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल थी, दूसरा हम कह रहे हैं कि कोई भी नहीं रोया, तो ये बेतुकी बात हो रही है। अब अगर चाहते हो ये सेंटेंस वो ग्रामर के साथ सही है, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ भी सही हो जाए, तो उसको सही करने का एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे लिख दो इट वॉज सो इमोशनल मूवी दैट देयर वॉज नो बडी हु डिंट वीप। तो एक तो सही करने का तरीका ये हो सकता है, ऐसे लिख दो देयर वॉज नो बडी हु डिडंट वेप। कितनी इमोशनल मूवी थी, कोई ऐसा नहीं था जो ना रोया, इसका मतलब एवरीवन वेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। या एक दूसरा ऑप्शन मैं अब और बताता हूं, दूसरा ऑप्शन ये है कि इस हु की जगह ना बट लिख दो। अब देखो, हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि जो बट होता है एक तो प्रेपोजिशन होता है, एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, पढ़ा था कि अगर हम बट का यूज एक्सक्लूजन के लिए करेंगे इसका मतलब एक्सक्लूडिंग होगा, तो ये प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर हम बट का यूज करेंगे कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, येट या स्टिल के मीनिंग में, तो ये कंजंक्शन है, ये पढ़ा था। अब आज एक छोटी सी चीज और सीखना कि बट वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव वर्ड्स के बाद में उनको काउंटर करने के लिए। अब जैसे हमने ये लिख दिया इट वॉज सो इमोशनल मूवी दैट देयर वॉज नो बडी बट वेप्ट, तो देयर वॉज नो बडी बट वेप्ट का मतलब हो गया देयर वॉज नो बडी हु डिडंट वीप, इसका मतलब ये हो गया देयर वॉज नो बडी हु डिडंट वीप, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिखता हूँ, अपने आप सही करना। सही क्या करना है, ये ऊपर लिखा हुआ जरा एक बार इसे, चलो एक और लिख देता हूँ, एक बार देखना। एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा बी, देयर इज नो मैन हु
विशेस टू लिव। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव। अब देखो हमने लिखा देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ठीक है, लेकिन जो इसका लॉजिक है ना वो सही नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया कि देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव, कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जिंदा रहना चाहता हो, और हमें पता है कि द फैक्ट इज जस्ट ऑपोजिट टू इट, कि जो फैक्ट है ना वो जस्ट ऑपोजिट है। फैक्ट ये है कि एवरीवन वांट्स टू लिव। तो अब इस सेंटेंस को सही करने का क्या क्या तरीका है? एक तरीका इसको सही करने का है यहाँ पर ये है कि लिख दो डज नॉट विश टू लिव, देयर इज नो मैन हु डजंट विश टू लिव, कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जिंदा रहना ना चाहता हो, ठीक है। या एक तरीका क्या है कि टू लिव की जगह लिख दो टू डाई, देयर इज नो मैन हु विशेस टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता। या फिर तीसरा ऑप्शन वो ये जो मैंने समझाया कि बट लिख के भी सही कर सकते हो, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव। तो जब हम ये लिख देंगे ना देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव। तो बट जो होता है इसका यूज हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं नेगेटिव वर्ब्स के बाद में, नेगेटिव वर्ड्स के बाद में उन्हें काउंटर करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, हमने लिखा देर इज ऑलमोस्ट नो मूवी विच हैज सॉन्ग्स, कि कोई ऐसी मूवी नहीं होती बॉलीवुड में जिसमें गाने ना हो, ठीक है। अब हमें पता है ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, ग्रामर के हिसाब से इट मतलब इट हैज गॉट नो एरर एज पर द ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, एवरीथिंग इज क्वाइट फाइन। बट दिक्कत ये कि एज ए लॉजिक ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज जो होती है ना उनमें गाने जरूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो मूवीज ऐसी हो सकती हैं जिनमें गाने वगैरह ना हो, ठीक है। मुझे तो शायद याद भी नहीं आ रही, लेकिन हैं कुछ मूवीज हैं ऐसी जिनमें कोई गाने वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट हमने लिखा ना वो एज अ फैक्ट गलत है। अब इसको सही करना है तो इसको या तो ऐसे लिख दो देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवी विच डज नॉट हैव सॉन्ग्स, कि ऐसी कोई मूवी नहीं होती जिसमें सॉन्ग्स ना हो, तो इसका मतलब हर एक मूवी में सॉन्ग होते ही होते हैं। और नहीं तो फिर वही तरीका जो मैंने बताया, बट देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवी बट हैज सॉन्ग्स, तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, बट हैज सॉन्ग्स का मतलब क्या हो जाएगा, विच डजंट हैव सॉन्ग्स, विच डजंट हैव सॉन्ग्स। तो हम बट का यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी करते हैं नेगेटिव वर्ड्स के बाद में उनको काउंटर करने के लिए, ठीक है। जैसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना तो उनको जब मीनिंग को काउंटर करना होता है तो हम बट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये बट का यूज ध्यान रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 का अभी आंसर बता दो। कर्मा में नहीं है सॉन्ग्स, उल्लू है क्या? कर्मा में तो इतने भरे पड़े हैं सॉन्ग्स, कर्मा में तो बेटा बहुत सॉन्ग्स हैं। एक तो वो जेल के अंदर ही होता है जो वो नूतन गाती है, तू मेरा पता नहीं क्या है कुछ मूवीज हैं, एक दो मूवीज ऐसी है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन है कुछ मूवीज हैं ऐसी जिनमें गाने वाने नहीं है। कर्मा में तो भरमार है गाने। अब देखो यहाँ पे समझना इस सेंटेंस में, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे हु है, हुम है, विच है और दैट है, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता है। नंबर का मतलब ये सिंगुलर या प्लूरल कुछ नहीं होते, हालांकि होता है इनका अपना कोई जेंडर भी नहीं है, ठीक है। इनका अपना कोई जेंडर भी नहीं होता है कि ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूटर है या कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इनका अपना कोई पर्सन भी नहीं होता कि ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ठीक। असल में ये ना सिंगुलर होते हैं ना ये प्लूरल होते हैं। तो इनको इनका नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं जब इनका अपना कुछ होता ही नहीं है? तो वो हम डिसाइड करते हैं इनके रेफरेंस से, कि भाई हु का यूज हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जिसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं वही इसका मतलब नंबर या उसी का इसका जेंडर हो जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, हु, हुम, विच, दैट, ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका अपना कोई डेफिनिट नंबर या डेफिनिट जेंडर या डेफिनिट पर्सन नहीं होता। इनका नंबर जेंडर पर्सन वही होता है जो इनके एंटीसीडेंट का हो जिसके लिए इनका यूज किया जा रहा है। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जैसे हमने हु के बाद में वर्ब इज लिखी है, तो हम हु के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिख सकते क्योंकि इसका अपना कोई नंबर जेंडर पर्सन होता नहीं है। तो हु के बाद जो हम वर्ब लिखेंगे वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसका एंटीसीडेंट है आई। अच्छा, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो दुनिया को पता है कि आई के अकॉर्डिंग तो एम यूज होगा, तो ये लिख दो।
इत्तेफाक मूवी विदाउट सॉन्ग, अच्छा इत्तेफाक में हाँ हो सकता है, जो नई वाली इत्तेफाक मूवी है इसमें गाना नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है। मूवी के शौकीन नहीं है, लेकिन मैं मूवीज और किताबों के साथ टाइम बहुत बिताता हूँ। अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई हो ना, तो यहाँ से जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट्स। कि अगर हम कभी किसी रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करें, तो जो उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी वो उसके एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई सिंगुलर या प्लूरल नंबर नहीं होता है, उनके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लिख सकते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब लिखी जाएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। अगर एंटीसीडेंट के साथ इज यूज होता है तो इज लिखो, आर यूज होता है आर लिखो, एम यूज होता है एम लिखो। ठीक है। चलो 44th क्वेश्चन का आंसर बताओ। 44th क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। आप सब मूवी जानते हैं इंग्लिश के साथ साथ। बहुत सी मूवीज देखता हूं मैं, मूवीज के बारे में तो मुझे बहुत जानकारी है। फेवरेट मूवी बॉलीवुड में तो मेरी आनंद है, स्टैनले का डब्बा है। स्टैनले का डब्बा पसंद है मुझे, आनंद पसंद है। आर। बढ़िया, चलो बढ़िया, कम से कम तुम लोगों को बात पकड़ में आई। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ना, ठीक, एक मिनट। ये जो हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन हमें पता है ये विच यूज हो रहा है मूवीज के लिए। अच्छा, मूवीज का नंबर है प्लूरल, तो मूवीज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। आनंद किसकी मूवी है? उल्लू ही हो क्या यार तुम, कहते। आनंद तो आईएमडीबी पे इंडिया की टॉप रेटेड मूवी है भाई, और अगर ना देखी हो तो जिंदगी में एक बार देखना जरूर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये हैं उसमें। चलो, आनंद छोड़ो, ये समझ लो। तो यहाँ पे हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन था उसका एंटीसेंट आई था, आई के अकॉर्डिंग एम लिख दिया। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट मूवीज है, मूवीज के अकॉर्डिंग आर लिख दिया। अब आ जाते हैं 45th और 46th क्वेश्चन पे। ठीक है। इनमें भी इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बार अपने आप बताने की कोशिश करो। 45th और 46। ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें। इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस दैट हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर। ठीक है। हमने पढ़ा था, जैसे हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज, ये पढ़ा था। तो वन ऑफ द बॉयज में जैसे हमने नाउन में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि ये जो ऑफ प्रिपोजिशन होते हैं ना, ये पार्ट और उसके टोटल को रिलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो मतलब बहुत से बॉयज हैं, उनमें से एक कोई बॉयज है, एक कोई बॉय है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बॉय है और ये जो बॉयज हैं ये इन्हीं का पार्ट है, तो जो इनमें क्वालिटी है वही क्वालिटी इसमें होगी, या जो इसमें क्वालिटी है वही क्वालिटी इसमें होगी। ठीक है। ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम वन ऑफ द बॉयज ना लिख के ओनली वन ऑफ द बॉयज लिख दें, तो जब हम ओनली वन ऑफ द बॉयज लिख देंगे ना, तो ये जो ओनली है ये वन को एक्सक्लूड कर देगा। एक्सक्लूड कर देने का मतलब ये हो जाएगा कि इस वन का और इन बॉयज में कोई मतलब चीज कॉमन नहीं है। अगर हम वन ऑफ द बॉयज लिखेंगे तो इसका मतलब इनकी क्वालिटी, इनका जो भी चीज है वो कॉमन है। ठीक है। लेकिन अगर हम ओनली वन ऑफ द बॉयज लिख देंगे तो ओनली वन को एक्सक्लूड कर देगा इस ग्रुप से। एक्सक्लूड कर देने का मतलब ये हो गया कि अब हम जो भी कहेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, वो केवल वन के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं ओनली वन ऑफ द बॉयज का मतलब हो जाता है द ओनली बॉय। ओनली वन ऑफ द बॉयज का मतलब हो जाता है द ओनली बॉय, और ये सिंगुलर हो जाता है। वन ऑफ द बॉयज जो होता है वो रेफरेंस प्लूरल रहता है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस दैट हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर, तो हम यहाँ पे दैट जो रिलेटिव नाउन है उसका एंटीसेडेंट लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हैव। तो इसका मतलब आ गया कि इंग्लिश उन लैंग्वेजेस में से एक है जिनकी अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है और लैंग्वेजेस में भी हो सकती है, तो इसमें हमने लिख दिया हैव। लेकिन यहाँ पे देखो हमने लिखा ओनली वन ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। इंग्लिश इज ओनली वन ऑफ द लैंग्वेजेस दैट हैव सो वास्ट वोकेबलरी, कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें इंग्लिश अकेली ऐसी लैंग्वेज है जितने जिसमें इतनी वास्ट वोकेबलरी है। तो जैसे ओनली वन ऑफ द बॉयज का मतलब द ओनली बॉय हो गया था, उसी तरीके से ओनली वन ऑफ द लैंग्वेजेस का मतलब हो जाएगा द ओनली लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये हो गया इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज। तो ये भले ही हमें देखने में लगे कि ओनली वन ऑफ द लैंग्वेजेस प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली प्लूरल नहीं है, रेफरेंस सिंगुलर है। तो चूंकि वो रेफरेंस सिंगुलर है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब हम सिंगुलर लिखेंगे हैज। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिख देता हूं, वो अपने आप से करना। ही इज ओनली वन ऑफ, एक मिनट, ही इज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज और आर एलिजिबल, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा ही इज, हु क्या यहाँ पे दैट लिख देना, ठीक है। जब स्ट्रेस करना हो तो दैट का यूज क्या करो। तो ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट इज आर एलिजिबल, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इनसे समझ जाओगे। तू मेरा करम इज ए इज बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ओनली का डीपली कॉन्सेप्ट बताओ। अभी बताता हूँ बेटा, रुक जा, अभी प्रोनाउन छोड़ देता हूँ, तेरे को ओनली बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे हमने लिखा ही इज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट इज आर एलिजिबल। तो माई फ्रेंड्स टोटल हो गया। अब ये सारे फ्रेंड्स एलिजिबल नहीं है, इनमें से केवल कोई एक है जो एलिजिबल है, तो हमने उसके साथ में ओनली लिख दिया। ओनली लिख देने से वो एक्सक्लूसिव हो गया, बाकियों से अलग हो गया। तो ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब हो गया माई ओनली फ्रेंड। तो ये रेफरेंस देखो सिंगुलर है, देखने में भले प्लूरल लग सकता है लेकिन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वर्ब इज लिखेंगे, आर गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे लिखा ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट इज आर एलिजिबल, तो इसका मतलब मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो एलिजिबल हैं और ये उनमें से एक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब हमने इज लिख दी। अब जो हम वर्ब लिखेंगे आगे वो उन सारे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो कि एलिजिबल हैं और ये भी उन्हीं में से एक है, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज योर फेवरेट पोएम, हु इज योर फेवरेट पोएम। देखो एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये जो हु है, हुम है और विच है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं जब हम इनका यूज सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन करते हैं किसी एंटीसीडेंट को रेफर करने के लिए। लेकिन जब हम इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं ना, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो हमने हु यूज किया यहाँ पर, या व्हाट यूज किया यहाँ पर, या हुम यूज किया यहाँ पर, या हु यूज किया या हु यूज किया, ये हमने देखो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया है। ये हमारी रिलेटिव क्लॉजेस नहीं है, ध्यान देना।
तो यहाँ पर हम हु और whom और which और that को, इनको हम यहाँ पे कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। तो अगर हम हु, whom, which को या that को, मतलब that रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो हु, whom, which का यूज अगर हम करें क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर हम इनका यूज करें एंटीसीडेंट के साथ में रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉजेस नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि डिफरेंस वही होता है कि हु पर्सन के लिए, हुम पर्सन के लिए, हु जब सब्जेक्ट हो वो पर्सन, हुम जब ऑब्जेक्ट हो वो पर्सन, विच का यूज करना है थिंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट जो होता है ये भी हमारा रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है और इसका यूज हम करते हैं थिंग्स के लिए। तो विच और व्हाट इनका यूज थिंग्स के लिए होता है, हु और हुम का यूज पर्सन के लिए होता है। अगर वो पर्सन सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हु, अगर वो पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हुम, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है तो विच या व्हाट, ठीक है। चलो, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज योर फेवरेट पोएम। विच, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें, इसमें हु तो खैर नहीं आएगा। हु इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम पोएम के बारे में कर रहे हैं, पर्सन के बारे में नहीं। पोएम थिंग है, पर्सन नहीं है। तो यहां पर या तो हम लिखें विच या हम लिखें व्हाट। तो विच लिख दोगे तो भी सही है, व्हाट लिख दोगे तो भी सही है। विच इज योर फेवरेट पोएम ये भी सही है, व्हाट इज योर फेवरेट पोएम वो भी सही है, ठीक है। तो अगर हम किसी थिंग के बारे में, एनिमल के बारे में क्वेश्चन करें तो हमें विच या व्हाट का यूज करना चाहिए, वहां पे हमें हु और हुम का यूज नहीं करना चाहिए। अगर मान लो हम एक क्वेश्चन ये लिख दें, सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, डैश इज योर, डैश इज योर फेवरेट पोएट। अब देखो पोएम होती है थिंग, लेकिन पोएट जो होता है ना ये होता है पर्सन, तो हम लिखेंगे हु इज योर फेवरेट पोएट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट ऑफ दीज मूवीज डिड यू वॉच यस्टरडे। हाँ, अब ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें ध्यान से हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमने लिखा ऑफ दीज मूवीज। दीज मूवीज का मतलब देयर आर सम स्पेसिफिक मूवीज, कोई पर्टिकुलर मूवीज हैं। तो यहाँ पे एक सर्टेन ग्रुप है मूवीज का और उनमें से किसी एक पर्टिकुलर को हमें रेफर करना है, ठीक। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में से किसी सर्टेन इंडिविजुअल को रेफर करना हो, मतलब सिलेक्शन करना हो दिए गए ग्रुप में से, तो हमेशा विच का यूज किया करो। तो इसमें हम व्हाट का यूज नहीं कर सकते। अब मान लो यहाँ पे ऑफ दिस मूवीज ना लिखा होता तो हम यहाँ पे वर्ड लिख सकते थे, व्हाट डिड यू वॉच यस्टरडे, ठीक है। लेकिन जब हमने ये लिख दिया ना ऑफ दिस मूवीज, तो ऑफ दिस मूवीज का मतलब हो गया कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मूवीज का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करना है। तो जब हम किसी ग्रुप में से, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर क्वेश्चन पूछें तो उसके लिए हमेशा विच का यूज किया करो। मतलब जहां पे सिलेक्शन करना हो दिए गए ऑप्शंस में से तो वहां पे विच का यूज करना है, जहां पे कोई ऑप्शन गिवन ना हो, जनरल की बात हो रही हो, तो वहां पे विच या व्हाट किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 49 देखो, whom do you, whom do they believe will win the match। क्या आ गया बताओ, 49 का आंसर बताओ बच्चों। हु डू यू बिलीव। अब देखो ये कितना आसान है, बिलीव वर्ब हो गई, दे इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, विल विन वर्ब हो गई, ठीक है, और ये होम इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये मैच जो है ये तो विन विन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब का सब्जेक्ट है दे। तो अगर बिलीव वर्ब का सब्जेक्ट दे हो गया तो इस विल विन वर्ब का भी कोई सब्जेक्ट होगा। अब इसका सब्जेक्ट मैच तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ये प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट है तो हमें इसे नॉमिनेटिव केस में लिखना पड़ेगा हु। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, हु डू दे बिलीव विल विन द मैच। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज दिस वॉचमैन टोल्ड माई कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। यहां देखो समझना, ये टोल्ड वर्ब हो गई, ठीक है, दिस वॉचमैन इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब हमारे पास ध्यान से देखो कोई वर्ब नहीं बची,
माई कॉन्टेक्ट नंबर्स नाउन है, एड्रेस भी नाउन है, तो कोई वर्ब तो है नहीं। अच्छा, ये जो हैज हमने लिख रखा है ये हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती है ना, तो जो हैज हमने लिखा ना ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही मेन वर्ब है यहाँ पे टोल्ड, और उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट हो गया दिस वॉचमैन। तो अब हमारे पास कोई वर्ब तो बची नहीं, तो अगर कोई वर्ब नहीं बची तो हु सब्जेक्ट गलत बच गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, होम कर देंगे। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने होम लिख दिया। तो होम लिख देने से देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, इस टोल्ड वर्ब का। whom has this watchman told my contact number and address, कि किसे इसने, मतलब इस वॉचमैन ने किसको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दिया। तो ये जो हु और हुम के क्वेश्चन होते हैं, चाहे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, उसी तरीके से करने कि भाई वर्ब हमें दे रखी है, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वर्ब बच रही है तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, हम हु लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है और हम हु यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो वो गलत होगा, तो उसको हुम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम का डिफरेंस सीखा था, वैसे यहाँ पे करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर भी बताओ। हु ऑफ द एम्प्लॉइज वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बेटा 51 का आंसर बताओ, 51। पगले ही हो क्या, हुम चिल्ला रहे हो। हुम लिखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, ऑब्जेक्ट किसका लिखोगे बेटा। देखो मैं बताता हूँ, 51 क्वेश्चन है ना बच्चा, 51st क्वेश्चन है। अगर इसमें ये ऑफ द एम्प्लॉइज ना लिखा हो तो ये सही है। अगर मान लो एक देखो, अगर ये ऑफ द एम्प्लॉइज ना लिखा हो, ठीक है, मान लो केवल इतना लिखा हो, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो ये सही है। क्योंकि वो जो बच्चे हु है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है, तुम ध्यान से देख नहीं रहे हो अभी। ये जो हु हमने लिखा है, ये इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है ना, वो उसका सब्जेक्ट है। और ये जो एब्सेंट हमने लिखा है ये एडजेक्टिव इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। तो वो जो हु है वो सब्जेक्ट है। तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो ये सही है। लेकिन एक्चुअली ये इतना लिखा नहीं है, ये लिखा है इतना कि हु ऑफ द एम्प्लॉइज वॉज एब्सेंट यस्टरडे। तो ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब समझ रहे हो, ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं, और उनमें से कौन एब्सेंट था हम ये पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब वी आर मेकिंग अ सिलेक्शन। अगर दिए गए ग्रुप में से हम कोई सिलेक्शन करें, ठीक है, तो हमेशा विच का यूज क्या करो, वो ग्रुप चाहे नॉन लिविंग थिंग्स का हो चाहे पर्सन का हो, तो यहाँ पे आंसर आएगा विच। तो सिलेक्शन के लिए हमेशा विच का यूज क्या करो, वो सिलेक्शन चाहे किसी भी कलेक्शन में से किया जाए, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप हो उसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करें, चाहे पीपल का ग्रुप हो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के लिए हमेशा विच का यूज क्या करो। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा विच ऑफ द एम्प्लॉइज वाज एब्सेंट यस्टरडे। अब इसी को मैं एक दूसरे के तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, देखो ऐसे समझना। मान लो हमने किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछा, हु, व्हाट, विच इज योर फादर। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, मतलब जैसे किसी पर्सन से अगर हम क्वेश्चन पूछें तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, हु इज योर फादर ये पूछना चाहिए, व्हाट इज योर फादर ये पूछना चाहिए, या विच इज योर फादर ये पूछना चाहिए। मतलब विच वन इज द करेक्ट क्वेश्चन, हु इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर और विच इज योर फादर। हरिओम, सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यूज करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम हु इज योर फादर ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर फादर ये भी पूछ सकते हैं, विच इज योर फादर ये भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा वो समझना। जब हम ये पूछेंगे ना हु इज योर फादर, देन वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेम ऑफ द पर्सन, कि हम उस पर्सन के नाम को जानना चाहते हैं। जैसे हमने पूछा हु इज योर फादर, तो उसने बता दिया मिस्टर शर्मा इज माई फादर। अच्छा, अगर हम व्हाट पूछेंगे तो व्हाट का मतलब ऑक्यूपेशन, जॉब, कि उसके पिताजी क्या है, बाय प्रोफेशन। जैसे हमने किसी पर्सन से पूछा व्हाट इज योर फादर, तो बता देगा ही इज अ पुलिसमैन, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ टीचर, ठीक है, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ही इज एन इंजीनियर, इस तरीके से। तो व्हाट का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, जॉब, ठीक है। हु का मतलब होता है आइडेंटिटी, पर्सन, और विच का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे मान लो कई लोग कहीं पर खड़े हैं,
तो उन लोगों के ग्रुप में इस पर्सन के जो हमारा लिसनर है उसके पिताजी भी खड़े हैं, तो हम उससे यही पूछेंगे विच इज योर फादर, तो उसको पॉइंट आउट करके बताना पड़ेगा कि विच इंडिविजुअल। मान लो कई लोग एक साथ खड़े हैं, उनमें से कोई एक इंडिविजुअल इसके पिताजी हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करने के लिए ग्रुप में से हम विच का यूज करेंगे, विच इज योर फादर। या मान लो इस पर्सन की एक फैमिली फोटो है, उस फैमिली फोटो में इसके अंकल आंट्स भी हैं, इसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और इसके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। तो अच्छा हम नहीं पहचानते इसके पिताजी को शक्ल से, तो हम पूछेंगे विच इज योर फादर, इनमें से तुम्हारे पिताजी कौन से हैं, तो उस ग्रुप में से कौन सा इंडिविजुअल इसका पिताजी है वो इसको मार्क करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, तो हम विच का यूज करेंगे। तो जब हमें किसी ग्रुप में से किसी सर्टेन इंडिविजुअल को रेफर करना हो तो उसके लिए हमेशा विच का यूज किया करो, चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। डन। बाकी तो सही है। तो हु इज योर फादर पूछो वो भी सही है, व्हाट इज योर फादर पूछो वो भी सही है, विच इज योर फादर पूछो वो भी सही है, सब सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। हम्म। तो खैर, अब एक खुशखबरी तुम लोगों के लिए ये कि प्रोनाउन चैप्टर हो गया, ठीक है। द प्रोनाउन चैप्टर इज कंप्लीट। हाँ, अब्सेंट प्रेजेंट बेटा मैंने उस समय भी बताया था, लेकिन तुम चूंकि मूर्ख हो तुम मेरी बात को पूरा तरीके से सुनते नहीं हो। अब्सेंट प्रेजेंट वर्ब भी होती हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं बेटा। खैर, अब पहले एक दो बातें मेरी सुन लो ध्यान से। ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये तो प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स हो गए। इससे बहुत ज्यादा हम डिस्कस कर लेते हैं कंपटीशन में, हालांकि इतने आते नहीं है, लेकिन हम ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस करते हैं जिससे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तैयार हो, जिससे तुम्हें हर एक चीज में फायदा मिले, पीक्यूआरएस में फायदा मिले, क्लोस्टर्स में फायदा मिले, फिल इन द ब्लैंक्स में फायदा मिले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फायदा मिले, कॉमन एरर में फायदा मिले, सब जगह फायदा मिले, ठीक है। और कभी तुम कहानी वानी कुछ पढ़ना चाहो, किताब वगैरह पढ़ना चाहो तो उसमें भी फायदा मिले, इसलिए हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अब ध्यान क्या रखना है, रिवीजन तो करना ही है, वो तो नो डाउट तुम्हें रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। प्रोनाउन चैप्टर की लाइव क्लासेस हो गई खत्म, ठीक है। फंडामेंटल का एक वीडियो दे ही रखा है, मतलब एक वीडियो फंडामेंटल्स में इस प्रोनाउन का दे ही रखा है। तो कुल मिला के आपके प्रोनाउन के हो गए 6 वीडियोस, 5 लाइव लेक्चर्स और 1 इन फंडामेंटल्स। इनको 6 को अच्छे से रिवाइज करना है आपका। जैसे हमने लास्ट टाइम एडजेक्टिव का जो क्लासरूम है, क्लासरूम होता है ना, क्या नाम, असाइनमेंट, वो हमने अपलोड किया था, तो इस बार हम प्रोनाउन का भी अपलोड करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो एक देखो चिल्ला रहा है 49, फिर से बताओ क्या था 49 में। अबे बद्ध, 49 में फिर से बताओ। ये दे हो गया बिलीव वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। और एक वर्ब हमारे पास अभी विल विन और बची हुई, तो उसका भी तो सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसको हु लिखो। हाँ, रिवीजन करके अब देखना। चलो, तो मैं क्या कह रहा था कि लाइव लेक्चर्स हो गए 5 प्रोनाउन के, ठीक है, और एक हो गया फंडामेंटल में 6 लेक्चर्स हो गए। इनको पहली बात तो रिवाइज करना है अच्छे से, एक चीज ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, ये मैं तुम्हारे कमेंट भी थोड़ी देर में पढ़ूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो प्रोनाउन का असाइनमेंट है जो अपलोड हो गया है ऐप पे, वो तुम लोगों को मिल गया होगा, उसका जो डिस्कशन का वीडियो है वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ, और मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तुम्हारे पास 2 दिन रहेंगे, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास तो होगी नहीं, ठीक है, लाइव लेक्चर की क्लास तो होगी नहीं। तो उन 2 दिनों में वो फंडामेंटल्स जो मतलब असाइनमेंट का है, क्लासरूम असाइनमेंट का डिस्कशन का वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, वो आज ही अपलोड हो जाएगा शाम तक, तो उसको देख लेना। डन। और बाकी तो मौज लो, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ, तुम लोगों ने क्या कमेंट करे इतनी देर में, 1 मिनट पढ़ने दो ऊपर से। देर इज नो गॉड है, धीरे कमेंट किया करो, नहीं तो इसमें मैं स्लो मोड लगा दूंगा। सर 43 क्वेश्चन था, भाई तुम कमेंट नहीं पढ़ने दे रहे हो सर, और एग्जांपल कराओ इसी बेस पर। थत। अब बैठ के अपने आप अच्छे से नोट्स बनाओ, सोच सोच के एग्जांपल लिखो। हम्म। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। हिमसेल्फ लिखो बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो सोचते नहीं हो पूछने से पहले। द पुअर मैन पॉइजनड हिम लिखा, तो द पुअर मैन जो है वही पॉइजन वर्ब का सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लिख दो। नया चैप्टर कौन सा होगा, नया चैप्टर बच्चे सब कुछ ठीक ठाक रहा ना तो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। हाँ, और आर्टिकल का फंडामेंटल्स में कोई वीडियो दे नहीं रखा है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम अपना प्रोनाउन रिवाइज करना है, क्योंकि फंडामेंटल्स में आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा ना बच्चे, वो उसी का स्टार्ट होगा, आर्टिकल का। आर्टिकल पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सर प्लीज, क्या प्लीज बेटा। अब फीमेल सीट की जगह लेडीज, तुम उल्लू हो,
नंबर एक के, और अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन तुम हो गधा नंबर एक के, तुम्हें दूसरे की सुननी नहीं है, दूसरे की समझनी नहीं है और माननी नहीं है। ये इतना बद्ध है ससुर, इसको देखो कितनी बार मैंने समझाया और ये मेरी बात को सुनता नहीं है। फीमेल सीट के पीछे पड़ गया। जैसे हमने लिखा अ लेडीज सीट, ठीक है, एक मिनट, जैसे हमने लिखा अ लेडीज सीट, अब ये पूछ रहा है कि हमने यहाँ पे ए क्यों लिखा। ठीक है, तो पहले तो इसको समझा रहा हूं कि मैं ये एक गलत है, इसका यूज मत करो, ठीक है, इसको सुनना नहीं। दूसरी बात इसको कह रहा हूं कि ये पजेसिव केस है। भाई जब हम किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ पजेसिव केस में लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे लिखे गए डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो मेन नाउन के नहीं, पजेसिव केस के नाउन के होते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिटर्मिनर लिखेंगे वो सीट के लिए नहीं, लेडीज के लिए होगा। लेकिन इसका दिमाग ऐसा चकराया है घन चक्कर का, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, और ये बार बार एक ही बात मेरे से पूछता है। ये कहता है कि सीट के लिए हम ए क्यों ना लिखें, क्यों ना लिखें। अबे मूर्ख आदमी, जो सीट है उसके लिए तो हमने लेडीज को यूज ही कर लिया ना एज अ मॉडिफायर। पजेसिव केस जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन ही तो होते हैं मेन नाउन के, तो इसके लिए तो यही डिटर्मिनर का काम करेगा। अब जो हम दूसरे डिटर्मिनर लिखेंगे वो सीट को डिस्क्राइब करेंगे। तो अब पता नहीं सुन के राजी नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम इतने बड़े घनचक्कर हो कि दूसरे का सुनते समझते नहीं हो, तो एक ही क्वेश्चन 10 बार मेरे से पूछ के क्यों टाइम खराब कर रहे हो। दूसरे बच्चे का कोई ढंग का क्वेश्चन है वो भी नहीं पूछ रहे। अच्छा, यही क्वेश्चन ना ये यूट्यूब पे भी पूछ रहा था, और वहां पे किसी बच्चे ने इसको कमेंट करके देखो क्या बता दिया, मुझे लगता है किसी बच्चे ने इसको कमेंट करके ये बता दिया कि वो जो ए हमने लिखा ना वो सीट के लिए लिखा है। अब खैर हमें तो लेना ही देना क्या, अपने आप समझो, नहीं समझ पाओ समझो, नहीं समझ पाओ तो समझो, क्लास में तो चलो मैं समझा दूंगा, मेरी ड्यूटी है, ठीक है। तो उसको किसी ने बता दिया ए जो है ना वो सीट के लिए यूज हो रहा है। अब ऐसे उल्लू लोग हैं। तो बच्चे ध्यान दिया करो, जो हम पजेसिव केस यूज करते हैं उससे पहले लिखे गए डिटर्मिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं। जब हमने लेडीज को प्लुरल फॉर्म में लिख दिया तो उसके साथ ए नहीं आ सकता ना, ए आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, लेडीज हो गया प्लुरल। डाउट क्लास रखिए। तो सर आर्टिकल का फंडामेंटल्स भी बता देना। आर्टिकल का बेटा फंडामेंटल में है। अच्छा हाँ, जब लाइव क्लास लेंगे तो बिल्कुल बताएंगे। असल में आर्टिकल्स का हमने फंडामेंटल में कोई वीडियो शूट नहीं किया था उस समय, जब हम फंडामेंटल्स के वीडियो शूट कर रहे थे ना, उसमें आर्टिकल्स का नहीं किया था। तो जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके फंडामेंटल्स उसी समय पढ़ाएंगे, ठीक है। एक वो कह रहा है मेमोरी शार्प है। बेटा मेमोरी शार्प नहीं होगी तो टीचर कैसे बन पाओगे। अगर टीचर बनना है तो दिमाग तेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज होनी चाहिए, आप ऑन द स्पॉट चीजों को सोच पाओ, समझ पाओ, ठीक है। और मेमोरी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो फिर पढ़ाओगे कैसे, भूल के तो पढ़ाओगे कैसे, ठीक है। ए नहीं कुछ रहा, कमेंट पढ़िए सही भी प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 14 ना, रिवीजन करो जाके 14 नंबर क्वेश्चन। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। बेटा ही लिख दो, कितनी बार तुम्हें समझाएं, तुम छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये पूछ क्या रहा है, लिख रहा है इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, ये है ना क्वेश्चन इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूं है क्या, इन टू द क्लासरूम, यहाँ पे समझना। ये जो वॉज है लिंकिंग वर्ब है, ये हिम इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब लिंकिंग वर्ब का जो नाउन प्रोनाउन लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज हो रहा है, इट के लिए यूज हो रहा है। इट हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, इट इंट्रोड्यूस किसे कर रहा है, हु को, ठीक है भैया, इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जो हु के लिए यूज किया गया। तो इसका मतलब ये जो हम हिम कॉम्प्लीमेंट इट के लिए यूज कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट हु का है। अच्छा, हु देखो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही लिखो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वर्ब चैप्टर में भी पढ़ा रखा है, वर्ब चैप्टर के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें भी पढ़ाया, प्रोनाउन में भी पढ़ाया कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है तो नॉमिनेटिव केस में लिखो, अगर वो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखो। डन। सीडीएस के लिए कुछ बताऊंगा बाद में, कोई एक यूट्यूब पे एक वीडियो डिस्कस कर लूंगा सीडीएस की तैयारी के लिए, उसी में बताऊंगा बेटा, ठीक है। सीडीएस के लिए बड़ी सीधी सी बात बता दूं तुम्हें, 7th 8th की इंग्लिश की बुक्स लाके पढ़ो, ग्रामर की और टेक्स्ट बुक दोनों, और जो क्लास में पढ़ाया गया ना उसको बेहतर से रिवाइज करो, ठीक है। और वोकैब के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखो एक कंपनी है मैगूस, इस मैगूस कंपनी के ना वोकैब ऐप्स हैं, मतलब वैसे तो इसके दुनिया भर के ऐप हैं, ठीक है, लेकिन इसके कुछ ना अच्छे वोकैब के ऐप हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड कर लो और उनसे प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं एक बार बता ही देता हूँ तुम्हें, ये फोन है मेरे पास, तो ये मैगूस कंपनी है ना बच्चे, इसके ऐप ऐप डाउनलोड कर लो वो कैब की प्रैक्टिस के लिए, और वो खाली टाइम में क्या करो। देखो
अगर तुम्हें दिखाई पड़े, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें दिखाई पड़े ऐसे, ऐसे समझ में देखो, ये दिख रहा है यहाँ से, देखो ये मगुस कंपनी है ना, GRE वोकेबलरी फेस का, मतलब ये इस तरीके के हैं, मगुस कंपनी है ये, ठीक है। इसके देखो ऐप है, वोकैब ऐप्स हैं, तो 2 या 3 ऐप हैं जो वोकेबलरी के हैं, ये तुम लोग ना डाउनलोड कर लो, ठीक है। वोकेबलरी बिल्डर है, हाँ, और इसमें इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस के भी ऐप हैं, आईएलटीएस एग्जाम प्रिपरेशन वोकेबलरी के ऐप हैं। तो जो मैगुस कंपनी के ऐप हैं, ये एप्पल और गूगल के दोनों पे फोन पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको डाउनलोड कर लो वोकैब के लिए, वोकैब प्रैक्टिस इनसे क्या करो, प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा इनका इंटरफेस है और वर्ड्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटरफेस प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा है, इसमें मैं बताता हूँ आपको है क्या। जैसे आप जो वर्ड प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, जैसे 20-20 वर्ड की या 15-15 वर्ड के सेट हैं, तो आपसे जो वर्ड गलत होंगे ना वो बार बार आएंगे, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाएंगे, ध्यान नहीं हो जाएंगे, तब तक वो बार बार रिपीट होके आते रहेंगे। जितनी बार गलती करोगे वो वर्ड उतनी बार बार रिपीट होके आएगा। तो वो क्या प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, ठीक है। ग्रामर के लिए जो क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो क्लासरूम असाइनमेंट के डिस्कशन है, इनसे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है अपने मन की तसल्ली के लिए, तो मैंने कहा SP बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक है वो ले लो, SP बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। तो प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, बस ज्यादा कोई तामझाम खरीदने की जरूरत नहीं है, वोकैब वहां से प्रैक्टिस कर लो, बुक यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, लर्निंग के लिए क्लास चली रही है, 7th 8th 9th 7th 8th की टेक्स्ट बुक और ग्रामर बुक पढ़नी है, इतना कंटेंट बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे और इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो चाहे CDS की तैयारी करो, चाहे CGL की तैयारी करो, चाहे CPO की तैयारी करो, इंग्लिश की तैयारी के लिए इतना काफी है। बहुत चिल्लाते हो। एक बार अकबर बता दीजिएगा, नोबडी, एनीबडी और समबडी का बाद कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल यूज होगा। सिंगुलर यूज होगा बेटा, प्लूरल यूज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी टेलीग्राम पे अपलोड कर दीजिए। बच्चे ये ऐप डाउनलोड कर लो ना, मैंने इनके लिंक शेयर कर रखे हैं, 3 ऐप के मैंने लिंक शेयर कर दिए थे उस पे, टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लो वो तीनों। देर इज नो गॉड बट वन गॉड, यहाँ पे बट का मतलब ओनली है बच्चे, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। देखो जब हमने बट कहा था ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसका क्लॉज भी लिखी हो, यहाँ पे बट का मतलब ओनली है। देर इज नो गॉड बट वन गॉड, इसका मतलब है एक ही गॉड है और कोई गॉड नहीं है, मतलब सिवाय, एक्सेप्ट फॉर वन गॉड, एक गॉड के अलावा कोई दूसरा गॉड नहीं है, मतलब जो गॉड है वो एक ही है, कई नहीं है। एंजॉय ट्रांसिटिव वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं, तो ईट भी ट्रांसिटिव वर्ब है। देखो देखो देखो, एक मूर्ख राम है, इनका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सोचते नहीं है। अब इसने देखो तू बेटा क्लास में यहां होता ना, मैं तेरे को बहुत मारता, समझा। इस बच्चे क्वेश्चन देखना, देखो। कमेंट मत करो, मैं इसे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। हंसी कातिल है, हाँ। अब देखो, ये कह रहा है कि भाई एंजॉय ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट दिखा नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव नाउन लिख देते हैं, हालांकि कुछ भी लिख दो। ही एंजॉयड द म्यूजिक, ही एंजॉयड द फ्रूट, ही एंजॉयड द मूवी, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आया तो हमने कहा रिफ्लेक्सिव नाउन लिख दो, हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, हो गया सही। यस्टरडे अच्छा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये मैं बता देता हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। व्हेन का रिप्लाई है। अब ये बच्चा कह रहा है कि एट वर्ब है, ये भी ट्रांसिटिव है, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो तो इसके साथ भी लिख दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिख ले बेटा, लिख ले लिख ले लिख ले, तू लिख ले हिमसेल्फ लिख दे, ही एट हिमसेल्फ, वो खुद को खा गया। बेटा लॉजिक भी कोई चीज होती है, ग्रामर हर एक चीज थोड़ी होती है, रूल हर एक चीज नहीं होती, जो तुम लिख रहे हो बोल रहे हो वो लॉजिकल भी होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए। बद्ध हो क्या, ये सोच रहा है कि लाओ इसके बाद भी हिमसेल्फ लिख देंगे, ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, लिख ले हिमसेल्फ ले। ही एट हिमसेल्फ, खा गया खुद को, वो अपने आप को खा गया। भाई ऐसा मत करो, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करो, रिवाइज करो, पहली बात जो पढ़ाया गया क्लास में उसको रिवाइज करो और सोचते समझते हुए, ठीक है। हाँ कंफ्यूजन था, सॉरी है, पर कंफ्यूजन था। बात सुनो, अभी एक बात तुम्हें बताऊंगा काम की। खैर ये जब इस बच्चे ने बात की ना, तो मैं उसको थोड़ा सा देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये एट वर्ब है, हमने लिखा वी शुड ईट स्लोली, तो ये ऑब्वियस ही बात है, क्लियर बात है कि भाई ईट ट्रांसिटिव वर्ब है, तो हमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा। तो देखो मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा।
कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होता है, जनरल होता है, मतलब ऐसा। देखो मैंने लिखा आई हेल्प्ड यस्टरडे, ठीक है। अब जैसे मैंने आई हेल्प्ड यस्टरडे लिखा, तो हेल्प वर्ब जो है ना इसका ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा। तो अगर हम उसके बगैर इसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम हेल्प वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के तब लिख सकते हैं जब पहले से इसका ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो। मान लो हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे कि उसने हमें कई बार मदद के लिए कॉल की, ठीक है, बहुत बार उसने मदद करने के लिए मुझसे कहा, बट आई हेल्प यस्टरडे, फिर कल मैंने उसकी मदद कर दी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मान लो हम किसी पर्सन की पहले से कोई बात नहीं कर रहे हैं और फिर हम लिख दें हेल्प यस्टरडे, तो ये सेंटेंस गलत है। हमें बताना पड़ेगा और हेल्प की तो किसकी की, मोहन, सोहन, यू, देम, कुछ भी लिख दो। अच्छा, एट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमें पता है फूड होता है। अब कोई पर्सन पर्सन बुक्स तो खाने नहीं लगेगा, कोई पर्सन मोहन को तो खा नहीं जाएगा, सोहन को तो खा नहीं जाएगा, खुद को तो खा नहीं जाएगा, ठीक है, टेबल को खा नहीं जाएगा, जो भी खाएगा वो खाना ही खाएगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं उनका ऑब्जेक्ट अगर हम ना भी मेंशन करें, क्योंकि उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं होती है, वो आदमी बाय डिफॉल्ट जान ही जाएगा कि खाने की बात हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम उसको ऑमिट भी कर सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो वी शुड ईट फूड स्लोली, और नहीं तो मत लिखो बच्चे। अगर हम नहीं लिखेंगे तब भी हमारा लिसनर जानता रहेगा कि क्या खाने के लिए धीरे धीरे कहा जा रहा है। खाना खाने के लिए कहा जा रहा है और किसी चीज को खाने के लिए नहीं कहा जा रहा होगा, ठीक है। चलो मजे हो गए। सेवंथ एट्थ की बुक्स ले आओ बच्चे, उनमें जो चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ो, उनको समझो क्या कहानी कही जा रही है। उस चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम मिल जाए या कोई इडियम मिल जाए या कोई फ्रेजल वर्ड मिल जाए तो उसको हाईलाइट कर लो, उसको अलग से लिख लो चाहो तो, ठीक है, उसका मीनिंग वहीं पे लिखो। और उसके बाद में चैप्टर खत्म होने पे जो एक्सरसाइज दी होती है सेवंथ एट्थ नाइन टेंथ की, वो मतलब जो एक्सरसाइज दी होती है चैप्टर खत्म होने पे, फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइजेज हैं, कॉम और कॉमनर्स तो खैर उनमें नहीं होते, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द वर्ड्स हैं, वो सारी एक्सरसाइज करो बस। आपके चैनल का टेलीग्राम लिंक सेंड करवा दूंगा बेटा, आज करवा दूंगा। आर्टिकल धीरे पढ़ाना। अबे मैं तेज पढ़ाते कहाँ हूँ, मैं तो धीरे पढ़ाता हूँ जो भी पढ़ाता हूँ। तुम लोग पता नहीं मानोगे मेरी बात या नहीं मानोगे, मैं देखो तुम्हें बताता हूँ। ये जैसे हमने प्रोनाउन चैप्टर खत्म किया है ना, ये जो मेरे क्लासरूम बैचेस होते हैं, ठीक है, मुखर्जी नगर पे, उनमें ये 2 क्लास में खत्म होता है। 2 क्लास नहीं, नहीं सॉरी गलत कह गया, 2 आवर्स की 3 क्लासेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 आवर्स में वहां पे खत्म होता है चैप्टर। प्रोनाउन चैप्टर हम क्लासरूम बैचेस में 6 घंटे में कंप्लीट करते हैं। 3 क्लास 2-2 घंटे की होती हैं, उनमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 6 आवर्स में होता है। अच्छा तुम लोग देखना, 5 घंटे हमने 1.5-1.5 घंटे की 5 क्लास पढ़ी है, 7.5 घंटे हो गए। आज का आधा घंटा अगर कम कर दें क्योंकि आधे घंटे से पहले ही हमने खत्म कर लिया था, तो 7 आवर्स तो ये हो गए, ठीक है। प्लस 60 मिनट्स का एक मतलब तुम्हें फंडामेंटल में वीडियो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गए 8 आवर्स। तो ये तो स्लोली स्लोली है। अच्छा इससे भी स्लो पढ़ाऊंगा ना फिर मुझे नींद आने लग जाएगी। तो ये कहानी है, तो हम स्लोली पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, धीरे धीरे ऐसे पढ़ते हैं ना, तो धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। अब बाकी मैं ध्यान रखूंगा थोड़े से, हाँ सही रखूंगा। हम्म। और क्या कहना है तुम्हारे लोगों का? सर हमारी लास्ट क्लास ऑफलाइन लेना। ये बात इस बच्चे ने बहुत सही कही, मुझे बड़ी अच्छी भी बात लगी है, हमारी लास्ट क्लास ऑफलाइन लेना, बढ़िया बढ़िया। मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि जहां पे बच्चे हमारे पास आ पाए क्लासरूम में, ठीक है। जो ऑनलाइन बैचेज में पढ़ते हैं उनको एक वीकेंड का टाइम दिया जाए, सैटरडे संडे का, भाई आप सैटरडे संडे को आ सकते हो जब बैच खत्म होने पे आ जाएगा तब, ठीक है। और अपने क्लासरूम में बनाएं, उनके साथ इंटरेक्शन करें, ठीक है, उनको मिठाई खिलाएं और सारी चीजें कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तब तक लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, जब तक तुम लोगों का बैच खत्म होने पे आएगा, तो तुम लोगों की जो लास्ट क्लास है ना चैप्टर एंड होने पे, लास्ट क्लास हम रखेंगे क्लासरूम में, जो बच्चे आ पाएंगे सो आ जाएंगे, ठीक है। एक बच्चा है वो पूछ रहा है भाई बिटवीन डिफरेंस बिटवीन समबडी समवन एवरीबडी एवरीवन, कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, क्यों मेरे से कुछ झूठ कहलवा लेना चाहते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। हु डू यू थिंक आई मेट, हुम लिखो बेटा, इतने बद्ध हैं देखो। ये क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, प्रोनाउन को रिवाइज करोगे अपने आप जान जाओगे। देखो थिंक वर्ब हो गई,
यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मेट वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया। तो मेट वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया, थिंक वर्ब का सब्जेक्ट यू हो गया। अच्छा, ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना, मेन वर्ब नहीं है। तो अब हमारे पास कोई वर्ब बची नहीं है। अगर कोई वर्ब नहीं बची तो ये सब्जेक्ट गलत बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा ही नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट होता तो इसके लिए कोई वर्ब होती ना, तो हुम लिख दो। अच्छा, नीतू सिंह से कोचिंग का पैसा खराब हो गया, पर अभी मेरा दोस्त आपसे कोचिंग लिया, 2017 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मुखर्जी नगर में पता है, हालांकि मैं, पता नहीं, मैं बोलूं, तुम लोगों ने बातें शुरू कर दी तो बता देता हूँ। मुखर्जी नगर के जो हमारे टीचर्स हैं ना, इंग्लिश के टीचर्स, उनके तो भाई हाल ही अलग है, उनके तो रुतबे अलग है। कोई इंडिया का कोचिंग नंबर वन, कोई इंडिया का टीचर, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर, कोई इंडिया का बेस्ट टीचर, ठीक है। उनके तो वो तो सातवें आसमान पे रहते हैं। और ये जिनसे आप नाम ले रहे हो, ठीक है, कि उनसे पढ़े, उनके तो रुतबे ही अलग हैं। उन्हें तो लगता है कि वो एकदम से परम ज्ञानी हैं, और जबकि इतनी गलतियां करती हैं और पढ़ाने के अलावा सारी काम करती हैं। इनकी मैं ऐसे बताता हूँ अपना क्या है, कि अगर ये 3 घंटा तुम्हें पढ़ाएंगे ना, तो 3 घंटे तक तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पढ़ाई हो रही, पढ़ाई हो रही, पढ़ाई हो रही। लेकिन 3 घंटे बाद जब खत्म हो जाएगा ना, तो तुम सोचोगे यार मिला क्या। मतलब 3 घंटे तुम बैठ के क्लास में पढ़ते रहोगे, दुनिया भर की बातें होंगी, तुम्हें लगेगा खूब पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब 3 घंटे बाद तुम अपना रजिस्टर रिवाइज करोगे, देखोगे कि क्या पढ़ा, लाओ एक बार देखें, तो पता चलेगा कुछ नहीं पढ़ा। तो खैर, अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने। देखो, सीधी सी बात क्या है मैं बताता हूँ। ना सब पढ़ सकते, ना सब पढ़ा सकते, ना सब सबसे पढ़ सकते, ना सब सबको पढ़ा सकते। ये सच्चाई हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ना मैं सबको पढ़ा सकता, ना सब मुझसे पढ़ सकते, ठीक है। अब होगा क्या, जो मुझसे पढ़ सकते हैं, जिन्हें लगता है मुझसे पढ़ लेंगे, वो आ जाएं, और जो लगता है नहीं पढ़ पाएंगे वो अपने घर जाएं। ये कहानी है। तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी अपनी लिमिट्स होती हैं। ना हम सबको पढ़ा सकते, ना सब हमसे पढ़ सकते, ठीक है। तो फिर कौन आए, हम किसे पढ़ाएं, कौन हमसे पढ़ने है, जो हमसे पढ़ सकता है वो आ जाए, ठीक है। लेकिन हमारे जो कंपटीशन के टीचर्स हैं ना, ये बहुत ओवर एक्टिंग है। इनको लगता है कि ये सबको पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की तरकीब दिखाते हैं, इस तरीके से बातें बनाते हैं कि जैसे लगता है सबको पढ़ा लेंगे। आप सबको नहीं पढ़ा सकते, सबको सब नहीं पढ़ा सकते, हमें मानना पड़ेगा। तो अपनी एक क्लास पकड़ो कि मेरी ये क्लास है, मैं इस क्लास को एंटरटेन करूंगा, इसके अलावा मैं बाकियों की चिंता नहीं करता। बस उन्हीं को अपनी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाते जाओ। फिर जो पढ़ना चाहेगा, सीखना चाहेगा, आ जाएगा। नहीं सीखना, पढ़ना चाहेगा, तो तुम उस ससुर के पीछे भी काहे पड़े इतना हाथ धो के, ठीक है। छोड़ो उसको। चलो सर, आर्टिकल समझ नहीं आता, वो सब आ जाएगा जब पढ़ाऊंगा तब। प्रोनाउन कौन सा तुम्हें पहले समझ में आता रहा होगा, ठीक है। अब एक काम करो, चलता हूं मैं। आज 9 बजे मैंने एक यूट्यूब पे क्लास भी लगा रखी है, प्रोनाउन का डिस्कशन, क्लासरूम असाइनमेंट डिस्कशन का वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा, आज रात को ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे संडे 2 दिन है, उसको अच्छे से देख लेना। बाकी अपने ये प्रोनाउन के सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना। मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज 9 बजे यूट्यूब पे मेरी एक लाइव क्लास है, वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और आई एम अ टीजीटी टीचर, यू आर माई फेवरेट। थैंक्स बच्चे, थैंक्स। मैं ऐसे लोगों को बस चाहता हूँ जो समझदार हैं, जो सेंसिबल हैं। मैं बस चाहता हूँ कि उनका प्यार मिलता रहे। बाकी मैं भीड़ को कभी खुश करने की कोशिश भी नहीं करता, ठीक है। मैं केवल वो चाहता हूँ जो समझदार लोग हैं, जिनमें सेंस है, जिनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सही गलत की समझ रखते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं। बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चले, तो ठीक है, आज के लिए सभी को बाय, ठीक है। अगर फ्री रहोगे तो 9 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, गुड नाइट।